हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। कल रात को ये मैंने पेपर डाला था, ठीक है, और मैंने ये बोला था इसके सॉल्यूशन जो है जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने ट्राई तो किए होंगे ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं जल्दी से, तो देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 12 और 9 की मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, उससे अगर दूरी निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 15 इकाई निकलेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, x2 - x1 y2 - y1 उस टाइप से, ठीक है। देखो मैंने ये किया हुआ है, ये आपका मूल बिंदु है और ये आपका वो पॉइंट है। तो x2 - x1 y2 - y1, ये पहले है x1 कह दो, ये y1 कह दो, ये x2 कह दो और ये y2 कह दो। जब ये अप्लाई किया तो कितना आ गया डिस्टेंस, 15 यूनिट आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम 48 है अगर दो संख्याओं का 4800 है, तो इसका कौन सा HCF नहीं हो सकता, वो 700 इसका HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। अथवा में देखो क्या कह रहा है, 5 रूट का 2 रूट का 3 एक क्या है भाई, एक रैशनल है, नेचुरल है, देखो कभी भी रूट का नंबर आ जाए ना वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हो जाएगा आपका सेकंड का अथवा। अब थर्ड वाले पे आ जाओ, क्या कह रहा है, यदि दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, अगर असंगत है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, देखो दोनों रेखाएं अगर असंगत होंगी तो कैसी होंगी। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये हाँ, अगर दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो लाइनें कैसी होंगी, लाइनें हमेशा इसकी पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइनें होती है तभी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट ही होता है सभी केसेस में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x चर वाले द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकता है, कितने बिंदुओं पर। देखो x चर वाले द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद होगा, देखो अगर मैं आपको बताऊं द्विघात बहुपद होता कैसा है, ax² bx प्लस का c, तो x की पावर 2 है ना, इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी। अब जब वैल्यू 2 आएंगी तो काटेगा भी तो 2 जगह ही ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है cot 30 और tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 5 है ये। देखो cot 30 अपॉन में tan 30, देखो cot 30 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके, मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 खाली 3 हो जाएगा और नीचे एक तो लिखते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि cx² - 3c + 1 बाहर x - 1, इसका एक शून्य कितना है, एक शून्य यानी कि x की वैल्यू इतनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है cx² 3c + 1 x - 1, तो इसका एक शून्य का x है, एक शून्य मतलब एक x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 डाल लो, 3 यहाँ c + 1 यहाँ 1 डाल लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और c 1 कम c, ये हो जाएगा हमारा। और देखो 1 से अगर इस पूरे को करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। अब इसको करो 3 को अंदर 3c और माइनस प्लस माइनस 3 को इससे भी करो और पीछे 1, अब 3c और ये हो जाएगा 2c, क्योंकि 3c में से प्लस का जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब जब माइनस का 2c यहीं रहना दो तो ये उधर ले जाओ, यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल आएगी 4 अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई में रहा के डिवाइड में, और ये जो माइनस है ना वो ऊपर भेज दो, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू क्या हो सकती है -2, आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसका 6 का अथवा है, ये 6 किया है, अभी 6 का अथवा देखते हैं क्या कह रहा है। 6 का अथवा कह रहा है कि ये इक्वेशन है, ये शून्य के उसके अल्फा और बीटा, तो 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू होगी क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना इसके लिए इसके जीरोज ही निकालने पड़ेंगे। देखो इसका अथवा तो 3, ये 6 का अथवा है, ठीक है, 3x 4 और x² प्लस का, तो पहली बात तो ये इक्वेशन गलत है, इसको सीधा करो, x² ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये पीछे पहले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे करते हैं, पहले को आखिरी से करेंगे 4x² और बीच में क्या तोड़ें कि 4 और 1, 4 और 1
4 एकम 4, और वो अगर प्लस करेंगे, देखो इसको तो प्लस दे दो, इसको दे दो माइनस। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का है 9th क्लास का मेथड। तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका 4x, ये आ जाएगा 1x और पीछे 4। देखो 4x में से एक x जाएगा, 3 बचेगा, और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ रहा है। यहाँ से कर लो ग्रुपिंग, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x बच गया और इधर 4 बच गया। यहाँ से आ रहा है -1। जब भी बाहर माइनस आता है अंदर का उलट हो जाता है, ये x माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब सही कर रहे हैं हम। x + 4, अब दोनों के जीरोज निकाल लो, तो ये उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 और ये हो जाएगा बीटा आपका, ये बीटा हो जाएगा आपका -4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था देखो 1 में अल्फ़ा 1 में बीटा, तो 1 में अल्फ़ा प्लस 1 बीटा। तो देखो 1 में 1 यानी कि अल्फ़ा की जगह प्लस 1 में बीटा, बीटा क्या है आपका -4। ठीक है, तो 1 में 1 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 लगा दो, यहाँ भी 4 लगा दो। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो नीचे तो देखो यहाँ भी 4 सेम हो जाएगा, ऊपर 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। कौन सा है? 3/4, ये सी आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC, ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है DEF के, तो एंगल A इतना है, एंगल E इतना है, C की वैल्यू निकालनी है। अच्छा चलो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसके 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है ये, ठीक है, ABC, और दूसरा बना लेते हैं DEF। ठीक है, ये D है, और इसमें कह रहा है कि A = 47 है, ये दोनों सिमिलर हैं। A = 47 है, तो भाई ये भी 47 ही होगा। ठीक है, नाम पहले आ रहा है। उसके बाद है E जो है, E वाला, ये वाला एंगल 83 है, तो ये भी 83 हो जाएगा। और C की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी। अब ट्राइंगल के तीनों 180 डिग्री के ही तो होते हैं मिलके, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, ये हो जाएगा 130, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 आपका, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.4 सेंटीमीटर लंबाई वाली चाप के द्वारा, ठीक है, आर्क बोलते हैं इसे, और रेडियस इतनी है इसकी, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो अब देखो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला क्या है? 8वां क्वेश्चन, तो यहाँ लिख लो चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसे। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? चाप की लंबाई तो हमें बोली ही है, 4.4 बता ही रखा है चाप की लंबाई है। ठीक है, और इधर क्या कह रहा है? इधर कह रहा है रेडियस। अच्छा, थीटा हमें पूछा है, तो थीटा को तो थीटा ही रहने दो, और नीचे 360 रहने दो। 2 का 2, पाई की जगह 22 चलो लिख लेते हैं 7, और रेडियस की है 6.3। तो अब हमें थीटा निकालना है, तो जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है हम क्या करेंगे? उसको अकेला रख देंगे। ठीक है, अब इसे अकेला रख देंगे थीटा को, तो इधर होगा क्या 4.4, जो नीचे है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है 2 22 63 6.3 है, सॉरी। बस अब इसे देखो, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, ये कट गया। और कुछ हो रहा है यहाँ से, 22 एकम 22 दूनी 44, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 एकम 7 निम्न 63, 9 एकम 9 चौके, थीटा कितना आ गया 40, थीटा आ गया आपका 40 है क्या ऑप्शन में? हाँ 40 है, देखो ये ए ऑप्शन है आपका। उसके बाद ये कह रहा है कि ये 0 12 9वें क्वेश्चन में कह रहा है 0 12 0 0 5 0 शीट्स वाले त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए पहले देखो फिगर समझो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 9 कि 3 है हमें, क्या दे रखे हैं 0 12 0 12 और 0 0 और 5 0। ठीक है, परिमाप निकालना, तो कुछ त्रिभुज मान लो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर वाला है, तो हमें परिमाप निकालना। परिमाप मतलब होता है पैरामीटर, मतलब ये साइड और ये साइड जोड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें निकालना भी तो पड़ेगा ना। अब देखो ये मान लो अगर इधर रखोगे, ये इधर रखोगे, तो इसका मतलब है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालो,
फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकालो और तीनों को जोड़ दो। तो कैसे करेंगे देखो, अगर इसका निकालेंगे डिस्टेंस, अगर इसका निकालेंगे इस वाले का, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 x2 और x1 भी 0, फिर y2 और y1 इसका भी, तो देखो तो 0 है और ये हो जाएगा -12, ठीक है। -12 क्या होता है 144, और 144 का आंसर 12 आएगा। ऐसे ही इस वाले का अगर निकालोगे तो देखो x2 5, x1 0 और y2 0 और y1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो 5 का बचेगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 25, और 25 होता है 5 का, ठीक है। उसके बाद इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका, तो देखो यही करते हैं इसको, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0, और ये वाला माइनस ये वाला 0 माइनस 12, तो 5 में से 0 जाएगा 5 का स्क्वायर, और 0 में से 12 जाएगा -12 का स्क्वायर, तो 5 का तो हो जाएगा 25, 12 का 144, कितना हो जाएगा 169, और ये होता है 13 का। अब देखो एक साइड आ जाएगी 12, एक साइड आ जाएगी 5 और एक साइड आ जाएगी 13। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ दो भाई, 12 और 5 17, 17 और 13 30, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 पैरामीटर, ठीक है। अब इसका देखो अथवा इसका क्या है कि यहाँ पर ना इसका बाइसेक्टर मांग रहा है। देखो एक ए है एक बी है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के लंबवत समद्विभाजक पर एक बिंदु निकालो। लंब समद्विभाजक पर यानी कि बिल्कुल बीच का पॉइंट चाहिए हमें, बिल्कुल बीच का पॉइंट। कैसे, देखो पेज ले लेते हैं दूसरा पहले, देखो यहाँ है, मान लो इसे अथवा कर रहे हैं हम उसका, ठीक है, कौन से का 9 का अथवा है ये, कि इधर ए है इधर बी है, ठीक है, इधर ए इधर बी। अब ए के तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 5 है, बी के जो हैं वो 3 और 5 है, बिल्कुल बीचों बीच में। कहाँ लिखा है बीचों बीच में भाई, क्वेश्चन में लिखा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है बिल्कुल बीचों बीच में स्थित बिंदु क्या होंगे, बिल्कुल बीचों बीच वाले बिंदु क्या होंगे, तो भाई क्या ही होंगे। देखो इसका फॉर्मूला होता है x1 x2 अपॉन में 2, y1 y2 अपॉन में 2, ठीक है। अब x1 क्या है आपका -3 प्लस x2 क्या है 3 अपॉन में 2, और y1 क्या है आपका -5 और y2 क्या है +5। अब देखो 3 में से 3 जाएगा 0 और 2, इधर भी 0 और 2, 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करती है वो भी 0, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होंगे, ओरिजिन वाले पॉइंट हो जाएंगे वो। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बतानी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो देखो बहुलक वर्ग कौन सा, ये रहा सबसे 20, और इसकी निचली सीमा क्या है 18, लेकिन आपको 18 ऑप्शन में नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि देखो टेबल कैसी है, इंक्लूसिव है ये टेबल, आपको एक्सक्लूसिव बनानी है। पहले वो 0.5 जो है इधर से हटा के इसमें जोड़ना है। तो अब सोचो कि 12 से 17 ख़त्म कहाँ पर हो रही है, 17 पे, शुरू कहाँ से हो रही है 18 पे, तो ये गलत है ना। इसमें से 0.5 जो है माइनस करके अगले वाले को दे देते हैं, तो कितना बचेगा 17.5, तो इसलिए आपका 17.5 आंसर है, मतलब 17.5। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 11, कह रहा है किसी बारंबारता में, देखो ये कल्पित माध्यम मतलब ये एज्यूम मीन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है एज्यूम्ड मीन यानी कि a बराबर तो 55 है और सिग्मा एफ आई वो 100 है और सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू माइनस का 300 है। तो इसका माध्य निकालना है। तो देखो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन वाला, ये शॉर्टकट वाला तरीका, ठीक है। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। तो मीन हमें निकालना है, मीन हमें निकालना है। अब देखो a हमारा 55 है, एफ आई डी आई हमें माइनस का 300 गिवन है और एफ आई की वैल्यू 100 गिवन है। इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 55 और ये प्लस माइनस माइनस, 55 में से 3 जाएगा 52, तो 52 आपका आ जाएगा मीन। है क्या 52 आंसर में, हाँ है, तो ये 11 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो और लग रहा हो कि आपको इससे थोड़ी सी मदद मिल सकती है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर कोई कमी निकले तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो जो भी आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कह रहा है कि एम एन पैरेलल है क्यू आर। अब देखो पैरेलल आ गया मतलब आपकी 6.1 थ्योरम है ना, उसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये बट्टे में तो ये हो जाएगा और ये बट्टे में ये हो जाएगा। मीन्स देखो डायरेक्ट 2/5 और ये हो जाएगा x बट्टे 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 एकम 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो ये हो जाएगा आपका 12। ऐसे ही अथवा वाला, ये देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6.2 का बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। हालांकि पूछा गया था, देखो ट्रिक क्या है इसमें कि ये भी पैरेलल है, लेकिन पूछा क्या है कि एम ए बी तो बराबर किसकी होगी, AN AD। देखो इसका AB नीचे तो इसका AD नीचे आएगा, इसका AM ऊपर है तो इसका AN ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, AN अपॉन में AD, AN अपॉन में AD, AN अपॉन में AD, ये हो जाएगा इसका D। तो ये हो गया 12वें का ऑप्शन वाला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 है, तो इस पूरे की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखते हैं 13 क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा 3/2 है। ठीक है, कोसेक थीटा 3/2 है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। कभी भी थीटा वीटा वाले क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ट्रायंगल बना लो। अब हमारा जो एक हिंदी में तो बोलते देखो लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन, ये कॉस, ये टैन। ठीक है, ये कॉस है, ये सेक, ये कॉट। ठीक है, हम हिंदी वाला से देखते हैं, देखो हिंदी वाले से कर रहे हैं, सॉरी। हमें क्या पूछा, कॉसेक, तो कॉसेक होता है साइन और साइन का कॉसेक मतलब ये, तो ये होगा आपका कर्ण, ये होगा लंब, ये होगा कर्ण यानी कि 3 और ये होगा लंब 2। हमें ये हिस्सा निकालना है। ठीक है, अब ये हिस्सा निकालेंगे अगर, ठीक है ना, कॉसेक, कॉसेक का कर्ण और ये, ठीक है, ये हिस्सा निकाल लो पहले तो 2 का स्क्वायर इसे कह देते हैं x और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का तो 4 हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9। x स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे 9 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो √5 आ जाएगा। अब √5 हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो 4 का 4 और कॉसेक की वैल्यू तो हमें पता है 3/2 है, लेकिन कॉट की नहीं पता। कॉट की कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आधार बट्टे लंब, ये रहा आधार, ये लंब, आधार लंब मतलब √5 और 2, इस पूरे का भी स्क्वायर। तो 4 का तो 4 ही रहने दो, 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, इधर 5 का खाली 5 रहेगा और नीचे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये देखो बेस सेम है तो 9 और 5 14 हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा जब बेस सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन भी बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या है ना, आपको समझना है, जरूरी थोड़ी डिट्टो पेपर आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपका वैसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में ऑप्शन, हाँ 14 है, 14 है। उसके बाद है क्वेश्चन 14। हाँ, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, 6 7 x 8 y 14, इन सब का जो मीन है वो 9 है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलो भाई करके देख लेते हैं। हाँ, इसी पर आ जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कह रहा है कि 6 7 x 8 y और 14, इन सब का जो मीन है 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 आ जाएगा, और इनका जो मीन है वो कितना है, 9 है। ठीक है, इधर मीन आ जाएगा इनका, तो ये तो हो जाएगा 9 छिक्के 54, इधर हो जाएगा 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 14 35, और प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ से 54 में से ये 35 इधर आके घटा दो तो x प्लस वाई भी इधर बच जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 19। देखें क्या ऑप्शन में है, x प्लस वाई की वैल्यू 19 आ गई, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि 7x प्लस 3y बराबर 17 है और 3x प्लस 7y बराबर 5 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 7x 3y 17 है और 3x 7y 5 है। ठीक है, तो देखो क्या ही ट्रिक है इसमें, दो तरीके से कर सकते हो इसको। पहला तो ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा दो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, वही कर दें। ठीक है, चलो ये इतना टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे हमें बनता है ना वैसे कर लो। देखो एक तो दोनों को ऐड कर लो, एक दोनों को ऐड कर लो। क्या अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x 10y और इधर 22। तो यहाँ से अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे ना, देखो x y की वैल्यू निकालोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 10 जो कॉमन है। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो 22 और नीचे कितना आ जाएगा 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन हमसे x प्लस वाई की नहीं पूछी है, हमसे पूछी है x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, x माइनस वाई की। तो क्या करो x में से इसे माइनस कर लो भाई, 7 में से 3 जाएगा 4x बचेगा। ठीक है, फिर 3 में से ये वाला जाएगा, 3 में से ये वाला जाएगा तो बचेगा माइनस का 4y, और इधर अगर घटाओगे तो कितना बचेगा 17 में से 5 जाएगा 12 बचेगा। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई और इधर 12, x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो 12/4 कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, नहीं तो आप सेपरेट अलग अलग करके फिर उसके बाद निकालते, x में से y की वैल्यू घटा देते, 3 आ जाता। 3 ऑप्शन में है, हाँ है। उसके बाद आ जाओ इसके अथवा में, क्या कह रहा है कि x बराबर 7 है, y बराबर 3 है। इसके हल कितने हो सकते हैं, x बराबर 7 है, y बराबर इतना है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है भाई। अगर x बराबर 7 है, y बराबर 3 है, अगर तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ये। और लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं, x बराबर 7 है, अगर मान लो कोई इक्वेशन है x बराबर 7 डालने पर y बराबर 3 आ रहा है, हाँ फिर तो ठीक है, अनंत होंगे। ठीक है, फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x की वैल्यू 7 डालने पर 3 आ रहा है, तो भाई कुछ और डालेंगे तो कुछ और भी आ सकता है, कुछ और डालेंगे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 8 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण 90 और 30 हैं। इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल का अनुपात बताना कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर से हटके ज़रूरी है कि 3 या 4 नंबर में भी बन सकता है। आप पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मैं इसे को नहीं पढ़ रहा, इसको देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 8 वाले का, देखो जिसकी रेडियस कितनी है 8, उसका थीटा कितना है 90। ठीक है, और जिसकी रेडियस 24 है, जिसकी रेडियस देखो 24 है, उसका थीटा कितना है 30 है। जिसकी रेडियस 24 है उसका थीटा 30 है। अब क्या कह रहा है, ये दोनों ही सेक्टर के हैं, तो कह रहा है कि दोनों का एरिया निकालो और रेशियो में रख दो। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका भी देखो साथ के साथ थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है इसका 90 और 360 पाई का पाई रहने दो, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा ना, और आर यहाँ पर कितना है 8 × 8। ऐसे ही इधर थीटा 30 है और 360 और पाई का पाई ऐसे ही रहने दो, रेडियस क्या है 24 × 24। ठीक है, यहाँ देखो इससे तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9 चौके 36, 4 एकम 4 दूनी, कितना आ जाएगा फाइनली पाई 2 8। इधर देखो इससे ये कट जाएगा, 3 एकम 3 चौके 3 एकम 3 एकम, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम और 12 × 36, अब ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा पाई × 2 × 24। अब रेशियो निकालनी थी ना, तो रेशियो निकालने के लिए इसको ऊपर रख दो पाई 2 8 और इसको नीचे रख दो पाई 2 24। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 एकम 8 दिया, तो मतलब ऊपर आ जाएगा 1 नीचे 3, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:3। ठीक है, 1:3 इसकी रेशियो हो जाएगी, है हाँ है। ठीक है,
अब देखो केस स्टडी में क्या कह रहा है, केस स्टडी में है कि पेड़ लगाना एक अच्छी आदत है, क्योंकि अधिक पेड़ लगाने से वैश्विक पुनर्वनीकरण में योगदान होगा, खोए हुए जंगल बहाल करने, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र की मरम्मत करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में एक विद्यालय ने 1 सप्ताह के लिए वृक्षारोपण अभियान आयोजन किया और एक दिन 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इस अभियान में भाग लिया तथा सभी ने समान संख्या वाले पेड़ लगाए। अब देखो ये तो ईजी है, आप अपने आप कर सकते हो। यहाँ से आप इक्वेशन बना लेना और देखो टोटल स्टूडेंट हैं जितने भी वो 10वीं क्लास के हैं और कह रहा है कि सभी ने समान पेड़ लगाए हैं, तो 10 विद्यार्थी अगर कम होते उसमें से तो एक एक पेड़ बढ़ जाता, पेड़ एक विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी एक और अच्छा एक्स्ट्रा पेड़ लग जाता। और दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि 20 विद्यार्थी अधिक होते तो एक एक पेड़ कम हो जाता। ठीक है, तो इसको आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद इसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 18। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो ना आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं ये बता दूंगा क्योंकि कुछ आपके लिए भी ज़रूरी है। अब यहाँ देखो एक सभागार में एक आगामी कार्यक्रम के दौरान उचित प्रकाश में बैठने के लिए सुविधा है और उसके लिए लाइट और पंखे लगाए जाने हैं। सभागार यानी कि उस हॉल का जो लेंथ और ब्रेथ है वो 80 और 70 है, कुछ ऐसे। इसमें 1-1 मीटर के सीलिंग फैन लगे हुए हैं, पैनल छत के किनारों पर, मतलब ये कुछ अच्छा देखो एक फिगर बना लेते हैं सीधा। देखो कह रहा है कि A, B, C और D कुछ इस टाइप से ये किनारे हैं, तो हम इनको ना पहले ही प्लॉट कर लेते हैं। केस स्टडी सिर्फ नाम की होती है, काम की चीज़ है, बस आप तुरंत देख लो। देखो मान लो कुछ ऐसा ऐसा है, मान लो कुछ ऐसा ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि A, B, C रखने हैं। तो A की वैल्यूज़ क्या हैं 10 और 15, B की वैल्यूज़ क्या हैं 10 और 65, C के क्या हैं 50 और 65 और D के क्या हैं, D के हैं 50 और 15। बस ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन से देखो सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है A, 18 का A क्या है, लाइट A से B को जोड़ने वाले, लाइट A को B से जोड़ने के लिए, A को B से मतलब इसको जोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बीच का ये जो है ये हिस्सा, ये आपको बताना है कितना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो भाई, कितनी दूरी है पता चल जाएगी ना तुरंत। तो ये क्या हो जाएगा x2 यानी कि 10 और x1, फिर ये y2 और 15। ठीक है, ये किसके किसके बीच का निकल रहा है, ये पहला A to B है, ये A to B। 10 में से 10 जाएगा 0, ये 65 में से 50 बचेगा, 50 का 25 हो जाएगा, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो 50 बन के निकलेगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन B है इसका। ठीक है, A से B को जोड़ने के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, लाइट B से कितनी दूरी पर है, अच्छा B और C का निकाल लो। B और C मतलब इसका 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 इसका। तो देखो यहीं पर ही अगर कि ये माइनस ये देखो 50 माइनस 10 का होल स्क्वायर और 65 माइनस 65 का होल स्क्वायर। 50 में से 10 जाएगा 40 का होल स्क्वायर और ये 0, 40 का होगा 1600। ठीक है, और 1600 बाहर आएगा 40 बन के ही आएगा, तो आपका 40 आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाले का। 40 है ऑप्शन में देखो। उसके बाद क्या कह रहा है, B को D से जोड़ने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। अब B को D से जोड़ दो भाई, B को D से जोड़ लो, मतलब इसका और इसका निकाल लो। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं B to D। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x2 मान लो और ये आपका x1 है, ये y2 है, ये आपका y1 है। ठीक है, 50 में से 10 जाएगा 40 का स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का 1600, ये 2500, कितना हो जाएगा 4100। ठीक है, 4100 अगर फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू में 10 ऐसा हो सकता है भाई। 41 तो मान लो आपका रूट में है, आएगा नहीं बाहर, ये तो बाहर आ सकता है, तो 10 रूट का 41 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो है क्या इसका 10 रूट का 41, ये देखो 10 रूट का 41 है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, B और D के ठीक मध्य में एक पंखा लगाया जाना, ठीक बीच में, B और D के ठीक बीच में। तो मान लो B और D के पॉइंट उतार लेते हैं पहले, तो B और D के पॉइंट उतार लेते हैं। तो B के पॉइंट क्या हैं 10 और 65 और D के क्या हैं 50 और 15, 50 और 15। इनके ठीक बीच में एक पंखा लगाना है, मतलब यहाँ कहीं ठीक बीच में। तो वो पंखा कहाँ लगाया जाएगा ये पूछ रहा है।
तो ठीक बीच में तो मिड टर्म फार्मूला हो जाएगा ये, सॉरी सेक्शन कौन सा ये, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x1 x2 अपॉन में 2 और y1 y2 अपॉन में 2। तो ये देखो 10 और 50, 10 और 50 अपॉन में 2, 65 और 15, 65 और 15 अपॉन में 2। तो 10 और 50 60 हो जाएगा, 60 का जब 2 से डिवाइड करेंगे 30, और ये 65 15 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40। तो ये 30 और 40, मतलब यहाँ 30 और 40 होंगे, ठीक है। अब 30 और 40 देखो है, इसमें है। अगला क्या कह रहा है कि F जो है 30 और 40 को, यानी कि ये F के पॉइंट है, यही वाला है वो, यहाँ जहाँ फैन लगाना है, ठीक है। देखो आंसर उन्होंने हिंट में ही दे दिया था कि इसका आंसर यही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये AC को, यानी कि इस पूरी लाइन को, अच्छा ये है 30, ये AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब आपको AC लेना पड़ेगा पहले। तो AC के लिए इधर A इधर C, जो A के पॉइंट होंगे, जो A के पॉइंट है 10 15 हैं, A के पॉइंट है 10 और 15, और C के पॉइंट क्या होंगे 50 और 65, 50 और 65। इनके बीच में अगर कोई F है और इसके पॉइंट क्या है 30 और 40 है, तो ये किस रेशियो में, मतलब ये और ये, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं M1 और M2 ऐसे बोलते हैं। ये भी निकालना है किस रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो अब देखो रेशियो का फॉर्मूला x इक्वल्स टू M1 x2 M2 x1 M1 M2, एक ही से निकलाएंगे, या तो x वाले से या y वाले से। अब x की वैल्यू कितनी है 30, M1 पता ही नहीं है, x2 पता है 50 है, M2 पता ही नहीं है, लेकिन x1 पता है 10 है, और नीचे M1 M2। अब इसके नीचे क्रॉस कर लो, 30 को इससे करो तो ये कितना हो जाएगा 30 M1 30 M2, इधर हो जाएगा 50 M1 और 10 M2। अब M1 एक तरफ रख लो भाई, 50 M1 है, ये 30 M1 इधर ले आओ, और इधर क्या है 30 M2 है, ये 10 M2 इधर ले आओ, इधर बचेगा 20 M2, इधर बचेगा 50 में से हाँ 20 ही बचेगा, 20 M1। अब देखो M1 के नीचे M2 ले आओ, और इधर 20 पहले से, ये वाला 20 इसके नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा, कट कुटा के 1 आ जाएगा। तो M1 और M2 वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 आ जाएगी, है 1 1, हाँ 1 1 है, देखो ये वाला। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। केस स्टडी वाले थोड़े से ना हैवी होते हैं, बस टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन है तो ठीक। अब चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। एक समूह ट्रैक के दौरान जो है ना बिछड़ गया, मतलब 2 समूह थे, वो रास्ता ही भटक गए अपना, और अपने टाइम पे अपने शिविर तक, अपने वहाँ तक टेंट तक नहीं पहुँचे। देर शाम के समय गार्ड उन्हें ढूंढने गया, 480 मीटर ऊंचे वॉच टावर पे खड़े होकर ना टॉर्च मार रहा है इधर उधर। अब गार्ड को जैसे ही पहले समूह की झलक मिली, उसने 45 के एंगल पे टॉर्च मारी और बोला भाई इधर हैं दूसरे वाले। और दूसरी तरफ जब टॉर्च मारी तो दूसरा ग्रुप उन्हें किधर मिल गया, वो मिल गया 30 डिग्री के एंगल पे। देखो ये खड़ा है गार्ड, इधर टॉर्च मार रहा है 45 के एंगल पे, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है जो 30 के ग्रुप पे। अब देखो ये 45 है ना, तो ये भी 45 ही होगा, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये हिंट है। उसके बाद यहाँ पर पूछे हैं क्या क्वेश्चन, कह रहा पहला समूह आधार शिविर से कितनी दूरी पर है। पहला समूह आधार शिविर ये रहा पहला, इसके बीच का ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। और इस टावर की ऊंचाई कितनी है 480 है, ये नहीं है, ये नहीं है कहीं, ये समझो ये है ये, ठीक है, ये लाइन है 480, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये आपके 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया। तो इस ट्राइंगल में वही जो हमारे फिगर में है, देखो आधार शिविर के पैर, ये आधार शिविर है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है, और यहाँ पर हमारा वॉचमैन खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है 480 थी ना, हाँ 480 है, 480 है। तो अब इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, ये C है ग्रुप 1 का। तो हमें पता है क्या पूछा है, आधार शिविर से ग्रुप 1 का डिस्टेंस पूछा है, ये वाला हिस्सा। तो इसको क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो x y z। तो आपको जो निकालना है उसे ऊपर रखो, रख दिया, जो गिवन है वो नीचे रखो, और एंगल यहाँ पर कितने का बन रहा था 45 का। अब आपको ये पता लगाना है कि एंगल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लिख लो लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम, इंग्लिश वाले अपना लिख लेना। तो अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेस, ये हमारा बेस मतलब आधार, ठीक है, ये हमारा आधार, और ये क्या है लंब। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कॉट बनेगा ये,
कॉट 45, तो x अपॉन में, हाँ लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, ठीक है। और नीचे 480, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस कर दो x एकम x, 480 एकम 480, तो भाई 480 मीटर दूर है पहला ग्रुप, है कहीं 480, हाँ 480 है। फिर दूसरा पूछा है, कह रहा है कि दूसरा ग्रुप कितनी दूरी पर है, भाई दूसरा ग्रुप पूछा है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा पूछा है। सेम ही क्वेश्चन है, बस एंगल चेंज कर देना, सेम ही क्वेश्चन है, बस एंगल चेंज कर देना। मान लो यही क्वेश्चन है, एंगल चेंज करके दोबारा से लिख देते हैं, क्या कि अब के हमें इसकी दूरी पूछी, देखो इसकी दूरी ये वाली, ठीक है, इसको बोल दो x, इस बार बोल दिया, और नीचे वही जो गिवन है, और एंगल कौन सा लेंगे इस बार, देखो एंगल तो कॉट का ही बनेगा, लेकिन 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 एंगल 30 लेना है, क्योंकि डायग्राम मैंने दूसरा नहीं बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर x का x 480, tan 30 की होती है √3, कॉट 30 की हो जाएगी ओनली √3। तो ये यहाँ से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 √3, ये हो जाएगा 480 √3 है क्या ऑप्शन में, 480 √3 है, ये हो गया। दूसरा कह रहा है दोनों समूह के बीच की दूरी। अब देखो ये तो कितना ईजी है भाई, देखो इसकी दूरी कितनी आ गई 480, इसकी दूरी कितनी आ गई 480 √3। अब दोनों के बीच की दूरी निकालें तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर जोड़ेंगे, देखो अगर जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, 480 और 480 √3, तो यहाँ से आ रहा है 480 कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा √3। इसको सीधा करके लिख लो भाई, √3 + 1 और 480 मीटर, बस इतना लिख दो आंसर। कौन सा है 480 √3, हाँ ये वाला है। उसके बाद क्या कह रहा है, वॉच टावर के शीर्ष से पहले समूह की स्थिति एक रस्सी फिसलने की लंबाई बांधी जाए। अच्छा रस्सी बांधी जाए तो लंबाई क्या होगी, अब देखो फिगर में समझ लो क्या पूछा है, ये पूछा है, ठीक है, अब ये पूछा है, तो इसका मतलब है वो जो फिगर बनाया था पीछे उसको एक बार फिर से बना लेते हैं। भाई ये ग्रुप है पहला, ठीक है, और ये है 45 और ये है 480। अब तो ये भी पता है कि ये भी 480 है हमें, लेकिन निकालना क्या है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, कह देते हैं क्या एक्स ही कह देते हैं, ठीक है। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं 480। अब एक चीज़ देखो, अभी यहाँ पर मैंने बताया था लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो क्या हो जाएगा लंब, ये देखो क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, हाइपोटेनिस बोलते हैं इसे, कर्ण है ये, और ये क्या है लंब, तो लंब बट्टे कर्ण साइन होगा, लेकिन यहाँ तो कर्ण बट्टे लंब है, कर्ण पहले आ रहा है ना, तो क्या बनेगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक बनेगा। अब x अपॉन में 480 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉसेक 45 की हो जाएगी ओनली √2, ठीक है, ओनली √2 हो जाएगी। तो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका x 480 √2, देख लेते हैं ये ऑप्शन में है क्या, 480 √2 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है मान लीजिए कि दोनों समूह समान चाल से चल रहे हैं, तो कौन सा समूह सबसे पहले आधार शिविर पहुंचेगा। अब देखो कौन सा पहुंचेगा, ये तो आप अपना सेंस लगा सकते हो कि किसकी दूरी ज़्यादा थी, ठीक है, किसकी दूरी ज़्यादा थी। यहाँ पर देखो ये वाला ज़्यादा दूर है या ये वाला ज़्यादा दूर है, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब एंगल बड़ा है इसका मतलब ये कम दूर है, इसका एंगल छोटा है इसका मतलब ये ज़्यादा दूर है, ठीक है। कैसे, अब तो मैं देखो एक और तरीका बताता हूँ पता लगाने का, कि भाई एक की दूरी क्या है 480, लेकिन दूसरे की दूरी क्या है 480 इंटू में √3, अरे √3 की वैल्यू कुछ तो होती होगी, √3 की वैल्यू होती है 1.7। अब यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 480 ही आएगा, और इधर 1 से करोगे ना तो 480 से डेफिनेटली बात है कि बड़ा ही आएगा। इसका मतलब है दूसरा ग्रुप जो है ज़्यादा दूर है। यहाँ क्या कह रहा है, तो कौन सा समूह पहले आधार शिविर पहुँचेगा, जो ज़्यादा दूर है वो तो पहुँचेगा नहीं, जो पास है वो जल्दी पहुँच जाएगा, पहला वाला ग्रुप जल्दी पहुँच जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 पे आ जाओ। 20 कह रहा है, अच्छा ये डब्बा दिया हुआ है, इस डब्बे को देख के ही सीधा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो, हैं वीडियो लंबी नहीं करनी हमें। यहाँ क्या कह रहा है, आंकड़ों का बहुलक का वर्ग बताओ, बहुलक यानी कि मोड। तो भैया देखो बहुलक ही रहा, इसका वर्ग क्या है 270/290, यानी कि 270/290, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, माध्यक निम्न में से किस वर्ग में आएगा,
भाई माध्यक किस में आएगा, तो उसके लिए तो एक काम करते हैं, ये टेबल बनानी पड़ेगी भाई हमें, ठीक है। तो इस टेबल को चलो बनाते हैं जल्दी से। क्लास इंटरवल में 210, 230, 230, 250, 250, 270, 270, 290 और 290, 310। यहाँ आपका F 8 है, 22 है, 23 है, 35 है, 12 है और टोटल 100 है, ठीक है। इसके लिए CF भी निकालते हैं, तो CF निकालेंगे 8, 22 और 8 30, 30 और 20 50, 53, 53 5 58, 88, 88 और ये 100। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं n बराबर 100 है और n बट्टे 2 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा 50। तो इसका मतलब है मीडियन जो पड़ेगा ना उसकी लोअर क्लास ये होगी, ठीक है। ऐसे पता लगाना था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, माध्यक निम्न में से किस में पड़ेगा, माध्यक पड़ेगा हमारा किस में, 250 से 270, 250 से 270 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 250 से 270, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 26,420 किलोमीटर की चाल को जांचा गया, तो हमें क्या औसत बताना है, औसत। इसका मतलब है 26,420 है और 100 है टोटल, ये टोटल 100 ही तो है, इसी से डिवाइड करके देख लो भाई, इससे काटोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 264.2 है कहीं, 264 पॉइंट ये रहा, ये ऑप्शन है। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा ले लो, ठीक है भाई, और माध्यक वर्ग की निचली सीमा ले लो। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा देखो ये रहा, बहुलक की ऊपरी सीमा ले लो, कितनी, 290 ले ली, माइनस कर दो उसमें से क्या, माध्यक वर्ग की निचली सीमा क्या है, 250 है। यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है चौथे में, ये चौथा है। बताओ इसका अंतर कितना होगा भाई, 290 में से 250 जाएगा 40, 40 आपके ऑप्शन में है, ये रहा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितनी दौरान 227, अच्छा औसत इसका 270 है, उससे किलोमीटर कम रहा, कितनी वाहन की जो माइलेज है ना वो 270 से कम रही। भाई 270 कहाँ है, ये रहा, 270 लेना है तो इससे कम, मतलब इन सब को जोड़ दो, 22, 23, 45 और 8 53, 53 बार, ये 53 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए आपके केस स्टडी वाले। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा ये रेडियस है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, देखो ये 1/4 हिस्सा इससे बोलते हैं। तो थीटा कितने का होगा, 90 डिग्री का, और नीचे 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 3/2 a, 3/2 a, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9 चौके 36, इसका आधा 2, इसका आधा 11, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं अब तो नहीं कट रहा कुछ। तो क्या बच गया ऊपर, 11 3 3, तो 11 तिया 33, 33 तिया 99 और a का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो यहाँ तो इतना आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, कितना, 99 a² अपॉन में 56, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस बहुपद में x² - 6x + 8 के शून्य क्या हैं और क्या हैं, मतलब अच्छा इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर इसके करते हैं क्या, कि x² - 6x + 8, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ जाएगा, और 4 2 के पहाड़े में आते हैं, ये माइनस का 4x माइनस का 2x। देखो 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 4 2 को मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। अब ग्रुपिंग कर लो, तो यहाँ से x कॉमन और 4, यहाँ से -2 कॉमन, तो x - 4, ये आ जाएगा x - 4 और x - 2। तो इसका मतलब एक प्लस का 4 आएगा और एक प्लस का 2 आएगा, ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो 2। उसके बाद क्या कह रहा है कि ABC है, AB और AC पर D और E ऐसे हैं कि AD इतना है, BC इतना है। अच्छा बनाना पड़ेगा फिगर बनाना पड़ेगा इसका। तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है ABC
ए बी और ए सी पर, ए बी पर तो एक पॉइंट यहाँ है और इस पर है यहाँ, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ऐसे हैं कि ए डी बराबर 2 है और बी डी बराबर 3 है और बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है और कह रहा है डी ई बी सी है। अच्छा, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो बताओ डी ई कितना होगा? अरे ये कितना होगा? क्या ही क्वेश्चन है बताओ। ये वाला बट्टे इसके ले लो और ये वाला इसको एक्स मान लो और ये बट्टे में 7.5 ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो? 7.5 दूनी 15, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या ही करो, इसको अकेला छोड़ दो डायरेक्ट, ये इधर भेज दो बस, डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई और नीचे 3, ये 3 एकम 3 पंजे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो यहाँ आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, तो देख लेते हैं। हल होने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, चलो फ्रेश पेज पे करते हैं। हल होने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो टेबल है ना आपकी थर्ड चैप्टर की, वो थर्ड चैप्टर की जो टेबल है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 है, कह रहा है x + 3y और बराबर 0 है और दूसरा है 2x - 3y बराबर 15 है। ठीक है, अब यहाँ से आपका a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? -3। पहला ही बराबर नहीं है, आगे तक तो जाएंगे ही नहीं। और जब पहला ही बराबर नहीं होगा इसका मतलब लाइनें कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। और लाइनें जब इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है एक हल आएगा, तो इसका मतलब है इसका एक हल आएगा, बस एक सॉल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15, 18, x, 25, 27 का माध्यक कितना है? 18 को 23 से बदल दें अगर, तो नया माध्यक क्या होगा? भाई देख लेते हैं। 5वां पार्ट कह रहा है कि 18, अच्छा सॉरी माध्यक है ना ये तो 15, 18, x, 25, 27 इन सब का जो माध्यक है, जो मीडियन है वो कितना है? 20 है, वो 20 है। और कह रहा है किसको बदलना हो? 23 को, 18 को 23 से, 18 को 23 से बदलो, मतलब 18 हटा के 23 लगा दो। 18 हटा के मतलब 15 का 15 ही रहने दो और 23 का 23, इधर x और इधर 25 और इधर 27। तो बताओ नया माध्यक क्या होगा? अब नया ही माध्यक क्या होगा? तो यहाँ पर देखो कुछ चेंज तो होगा नहीं, क्या ही चेंज होगा? इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडियन तो सेम ही रहेगा क्योंकि पहले भी मीडियन 20 है, 20 ही रहेगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना आगे। फिर उसका अथवा देखो, अथवा भी इजी है इसका। तो इस वर्ग अंतराल के मध्यमान को, अगर एक कोई वर्ग अंतराल है लाइक 10, 20, इसके मध्यमान को, मध्यमान क्या होता है? 10, 20/2। इसे क्या बोलते हैं? ये जो आएगा ना 15, इसे बोलते क्या हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क्स और हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर तो आप डाल सकते हो वर्ग चिन्ह। उसके बाद है ट्रू फॉल्स करने हैं। अब ये ट्रू फॉल्स में कह रहा है, देखो ये 1 + √2 इस बहुपद का शून्यक है क्या? तो भाई शून्यक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को, ये पूरे को x की वैल्यू पे डाल के देख लो, पता चल जाएगा तुरंत ही। अगर पूरी 0 हो गई तो 23 का 22 का है ये पहला, 22 का पहला क्या है इक्वेशन? 5x² माइनस का 8x माइनस का 7 + 2√2। x की वैल्यू क्या डालनी है? 5, 1 + √2 उसका स्क्वायर 8, 1 + √2 -7, अंदर खोल दो अब इसे, माइनस का 7 और माइनस का 2√2। तो अगर इसे खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा और 2ab, a + b का फॉर्मूला खोल रहे हैं तो 2ab 2√2 आ जाएगा। और ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 1 से करेंगे 8 एकम 8 और माइनस का 8 इससे करेंगे तो 8√2 और ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ये हो जाएगा। देखो 2 और 1 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 5 को 3 से तो कर दिया, 5 को इससे भी करो तो 10√2। इधर 8, 8√2 7 और 2√2
2। अब ये पूरा कट रहा होगा तो ये 0 होगा उसका, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो 15 प्लस का है, 8 माइनस का, 8 माइनस का तो 8 और 7 15, मतलब ये दोनों मिलके इसको काट देंगे। अब माइनस का 8 रूट का 2, 2 रूट का तो 10 हो जाएगा और ये भी 10, मतलब ये भी कट गया इससे। मतलब कि इसने इस पूरे को 0 कर दिया तो ये इसका शून्यक है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है x बराबर 5 से बनी रेखा y अक्ष के समांतर होगी क्या, देख लेते हैं। x बराबर 5 मान लो यहाँ कहीं दिखाओगे और ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये तो y अक्ष के समांतर है। हाँ भाई ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंगल ए बराबर 30 है, एंगल बी बराबर इतना है और सी बराबर एंगल बी ए 30 है, बी 60 है और डी इतना है, ई इतना है। तो क्या ए बी, अच्छा चलो देख लेते हैं, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें भी। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी एफ ई डी, एक तो ले लो ए बी सी, एक ले लो एफ ई डी, ए बी सी और एफ ई डी ये दे रखा है। अब हमें चेक करना है कि है कि नहीं। ए बराबर कितना है 30, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा 30। बी बराबर 60 है तो ये ई बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और डी बराबर 60 है, डी बराबर 60 है, यहाँ डी बराबर 60 है। तो अच्छा यहाँ तो देखो इन्होंने ई क्या दे रखा है 30, लेकिन हमारा ई कितना आया है 60, ये तो भैया है ही नहीं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें ये P है, ये Q है, ये R है, एलसीएम इसका 504 होगा, चेक करना है। चलो हम चेक कर लेते हैं इसको अपने तरीके से। भाई जो P की वैल्यू है वो क्या है, वो है देखो 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब का मतलब होता है 8, 8 तिया 24, मतलब ये आ जाएगा 24। और जो Q की वैल्यू है वो क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, तो ये आ जाएगा 126। और ऐसे ही R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R की वैल्यू क्या कह रही है 7 तिया 21। अब सबका एलसीएम 504 होगा, ये इन्होंने बोला है, हम भी देख लेते हैं। भाई 24, 126 और 21, 2 से काट लो 12, इसको काटेंगे 63, ये कटेगा ही नहीं। 2 से जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। फिर 2 से जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। फिर 3 से ट्राई करते हैं, 3 एक कम, 3 दूनी 3 एक कम 3 सत्ते, फिर 3 से जाएगा, फिर ये जाएगा ही नहीं। फिर 7 से। ठीक है, अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और ये क्या है 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, मतलब 504 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है ये इसका अथवा वाला है, यहाँ क्या कह रहा है कि क्या ये इसका हल है, ये समीकरण है, ये इसका हल है। चलो चेक कर लेते हैं, ये भी यहाँ कर लेते हैं। देखो 5वां पार्ट कह रहा है इक्वेशन है 5x 8y इक्वल्स टू 11, और चेक क्या करना है 5 और 2 इसका हल है या नहीं। मतलब x की वैल्यू 5 डाल दो और y की जगह 2 डाल दो, 5 पंजे 25 और 8 दूनी 16। भाई 25 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना 9, और इधर 11, ये तो बराबर आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, ये हो गया फॉल्स। उसके बाद आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां कह रहा है कि 3 और k इस रेखा पर हैं तो k की वैल्यू निकालो। देखो इसको तो यहीं देख लो कि अगर 2x 3y + 5, तो x की जगह क्या डालना है 3, y की जगह क्या डालना है k + 5, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 5, तो 6 और 5 देखो ये प्लस का ये प्लस का, तो हो जाएगा 11, 3k। अब यहाँ से 11 को रहना दो इधर ही, ये उधर ले चलो, प्लस का 3k, 11 के नीचे आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 11/3, तो ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ज़रा सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, ठीक है। बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये इसका अथवा है,
ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है, ट्राई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ऑलरेडी 1 घंटे की तो हो ही ली है। अब यहाँ पर देखो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां कह रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो। भाई देख लेते हैं। 24वां कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 डाल दो। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है, ये उसका उल्टा होता है। तो अगर मैं इसको कॉसेक में बदलूंगा तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, तो नीचे तो हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1, और 2 और 2 4, मतलब 2 दूनी 4, हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 24 हो गया। 24 के बाद देखो इसका अथवा सेम वैसे ही है, ठीक है। ये आपके देखो x बराबर इतना है और 1/x इतना है, आपको ये निकालना है। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपको करना कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो देखो इसको मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है। x इक्वल्स टू सेक थीटा है और 1/x की वैल्यू टेन थीटा है। हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। भाई x स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर कर दो, 1/10 यानी कि टेन का स्क्वायर कर दो, ठीक है। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, बताओ। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू निकल गई 1, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस कथन के पक्ष में देखो सही बात है, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। कैसे, आप चेक कर लो। क्या 6 की पावर n है ना, n के मतलब कुछ भी डालो, भाई 6 की पावर 1 डालो, क्या आ जाएगा 6, लेकिन 6 की पावर 2 डालो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 डालो 216 आ जाएगा। क्या कभी एंड की डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या ही बोल देना है यहाँ पर, एंड डिजिट अगर आप 0 चाहते हैं, एंड डिजिट 0 अगर चाहते हैं तो उसके लिए ना 2 5 का जोड़ा बनना चाहिए, 2 × 5 का जोड़ा बनना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन आप कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है कि एक पेंडुलम है, देखो एक पेंडुलम है स्विंग करता है, एक पेंडुलम है स्विंग करता है, और ये एंगल है उसका, और ये आर्क बना रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम बतानी है, ठीक है। देखो लोलक, ये हाँ पेंडुलम है, ये 30 का एंगल है। डिस्क्राइब एन आर्क, इतनी आर्क बनाता है, आर्क बना रहा है मतलब चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, θ/360 2πr। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकते हो, 1 नंबर में है, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद ये इसका अथवा वाला 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 135 कोण का त्रिज्यखंड काटा गया है। इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालो। देखो चाप की लंबाई जस्ट पीछे पता है ना, वही है θ/360 2πr। थीटा की जगह 135 डाल देना, ठीक है, और नीचे 360 है, 2 का 2, पाई की जगह 22/60 डाल देना, रेडियस की जगह 28। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो इतनी। उसके बाद इसमें कह रहा दी गई आकृति में a बराबर 90 है। अच्छा ये आकृति है, a बराबर 90 है, ठीक है, और ओ a बराबर 4.5 है, ओ a बराबर 4.5 है, एंगल b बराबर ये भी 90 है, ओ बी बराबर ये 3 है, ए सी बराबर 6, डी बी की वैल्यू निकालनी है, देखो रेशियो में है क्या, इसकी रेशियो इससे बन रही है, इसकी रेशियो सॉरी ये जो एंगल है इससे बन रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 कहाँ से आ गया, गिवन है क्या, हाँ ए सी बराबर 6 है। अगर ए सी बराबर 6 है और पूछा क्या है डी बी, हाँ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। 1 मिनट, अगर ये 6 है, हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से 3 हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन भी देखो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है, 63x 37y मैंने एक बार प्लस किया था, ठीक है। देखो कौन से क्वेश्चन में किया था बता देता हूँ, क्योंकि कम से कम आप कुछ चीज़ में तो बचो, टाइम बचा लो थोड़ा सा।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा ही था, a प्लस बी, इसमें x माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें x माइनस वाई सेम ही, बिल्कुल सेम है। देखो इसमें भी x माइनस वाई ही पूछा है, मतलब माइनस कर दो इसको, डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। ठीक है, देखो 28 है तो वैसे सेम ही, लेकिन माइनस माइनस कर देते हैं। 63x 37y 300, और दूसरा है 37x 63y 560, माइनस कर दो। 63 में से 37 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2x, फिर माइनस, इसमें से अगर घटाएंगे तो वही आएगा 26y, और इधर 560 में से इतना तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से x माइनस वाई के अगर निकालोगे तो 26 बाहर आ जाएगा, 260 इधर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो x माइनस 200 इतना, और नीचे 26, 26 एकम 26 धाम, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10। यहाँ माइनस आएगा, याद रखना, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का ही आएगा ना, इसमें से ये घटाओगे तो ये भी माइनस का आया है, क्योंकि ये छोटा है ये भी छोटा है। 28 हो गया। 28 का अथवा देखो क्या करा है, अच्छा अथवा ज़रूरत तो नहीं करने की, लेकिन फिर भी देखो कह रहा है दो संख्याओं का योग करें तथा उनका अंतर करें तो इतना आ जाता है। मतलब दो संख्याओं को जोड़ो भाई, x और y दो हैं वो संख्या, इनको अगर जोड़ेंगे तो 32 आ जाता है, और x माइनस वाई करेंगे तो 4 आ जाता है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर देना इसे। ये देखो ये तो ऐसे ही कट गया, यहाँ हो जाएगा 2x और ये जुड़ जाएगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 के नीचे 2, 18 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जब 18 आ जाएगी तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 32 इसमें डाल दो, यहाँ 18 डाल दो, y का y और इधर 32, y की वैल्यू में से 32 में से 18 जाएगा, बचेगा 14, तो y की वैल्यू आ गई 14। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका 28। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट सी के। ठीक है, पार्ट सी के क्वेश्चंस में पहला ही क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतनी है, तो हमारे लिए वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, वो रेडियस है। 3 मिनट में कितना एरिया निकाल देगी 3 मिनट में। तो भाई एक काम करो, थीटा तो हमें पता ही नहीं है, तो थीटा के लिए हिंट क्या है, 360 डिग्री का पूरा होता है ना, और पूरी घड़ी में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे, एक राउंड में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, अब 12 घंटे को 3-3 मिनट के हिसाब से आप देखो कितने हो जाएंगे। 12 घंटे को अगर मैं देखो 360 को 3 से डिवाइड, इसको पहले तो 1 घंटे का चक्कर होता है इतना, और 3 से डिवाइड कर लो तो 20 बैठेगा, तो यहाँ 20 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 0 और 18, 20 टुकड़े 20 बैठेंगे, तो 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, और इससे 18, थीटा 18 आ जाएगा, इसका थीटा आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसका एरिया जब निकालोगे तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 18, नीचे 360, पाई की जगह 22/7 है, और आर की जगह 14 × 14, 7 एकम 7 दूनी 18 एकम 18, इससे आधा 10 और इसका आधा इतना, 2 एकम 2 पंजे, तो ऊपर तो आ जाएगा 11, ऊपर तो आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2.2, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 29 था ये। अब 23 पे आ जाओ, सॉरी 30 पे। 30 कह रहा है द्विघात बहुपद निकालना है, उसके शून्य की ये रे और ये रे। द्विघात बहुपद देखो कितना इजी है, किस तरीके से करना है आपको ऐसे क्वेश्चन। अगर शून्य गिवन है, अगर शून्य गिवन है, एक शून्य का आपको क्या गिवन है, 5 + 2 रूट का 3। ठीक है, चलो डब्बा नहीं चढ़ा रहे हैं अभी, और एक है 5 - 2 रूट का 3। अब देखो ये प्लस में आया है तो इसका मतलब x के साथ ये माइनस में रहा होगा, x के साथ ये माइनस में रहा होगा। ठीक है, और ऐसे 5 + 2 रूट का 3। ठीक है, और ये वाला x के साथ, ये देखो प्लस में आया है तो ये x के साथ, अच्छा ये भी इस टाइप से 5 - 2 इतना। ठीक है, अब इसको अंदर खोल लो पहले, ये -5 और -2 रूट का 3, ऐसे ही ये -5 और +2 रूट का
3, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ट्रिक समझ रहे हो? ये शून्य के हैं तो x के अलग निकाल के इसको जब फाइनल आंसर में लिखते हैं तब निकलते हैं। जब इक्वेशन बनाएंगे तो वापस से इसको x के साथ रख दिया हमने। अब देखो इसको इसके साथ करेंगे अगर तो x², ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे -5x, इसको इसके साथ करेंगे 2√3x, 2√3x, 5 को जब इससे करेंगे 5x, और 5 को जब इससे करेंगे 25, 5 को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10√3, माइनस का इसको इससे करेंगे तो 2√3x, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 10√3, और इसको इसी से करेंगे तो -4, 2 दूनी 4 और ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये और इजी हो गया। ये तो थोड़ा लंबा देख के इसको डर मत जाना। x² माइनस का 5x हो जाएगा 10x, प्लस का ये है और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 10√3 प्लस का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 25 और ये बचेगा 12, तो ये हो जाएगा x² 10x, 25 में से इतना जाएगा तो बचेगा प्लस का 13। ये बन गई द्विघात समीकरण हमारी। ठीक है, देखो ये 31 है ना, ये 31 जो है ये देखो ये बहुत इजी है। इसमें फॉर्मूला लगाना और इसकी जगह पर या तो cos 0 रख देना या साइन की वैल्यू वो जो 0 के साथ आती हो, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे, इसलिए कुछ एक क्वेश्चन जो इजी है वो मैं आपके लिए स्किप करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ये m है और ये n है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी मीन्स आपका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 32 क्या कह रहा है, m एक पॉइंट है, वो है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये देखो m है, ठीक है, और इधर n है, ये क्या है आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसा है। तो अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब mn। तो दूरी कैसे निकालते हैं, देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या दूरी ही पूछी है ना, हाँ इसकी दूरी ही पूछी है, तो डिस्टेंस के लिए ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और ऐसे ही इसके लिए ये देखो यहाँ से ले लेंगे माइनस कॉमन लेके उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी वही आएगा। यहाँ देखो पूरा का पूरा प्लस ही हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस पहले कॉमन ले लेना, देखो ऐसे माइनस ले लिया बाहर कॉमन, साइन थीटा कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो माइनस का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² और प्लस 2ab पूरा ओवर रूट में है। इस पूरे की वैल्यू 1, ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कट जाएगा और ये बच जाएगा आपका 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा रूट का 2, ये हो जाएगा आंसर। देखिए 32 का अथवा करते हैं। ठीक है, ये 32 का और है, कह रहा है x का मान निकालना है जिसके लिए a और b के बीच की दूरी जो है √10 है। तो ऐसे कुछ करके एक ये a है, ये b है, ये 3 और x है, और ये 4 और 1 है, और इनके बीच की दूरी क्या है वो 10 है। ठीक है, ये 10 मीटर है, जो भी है 10 यूनिट है ये दूरी, इसका यूज़ करना है। तो देखो दूरी का जो फॉर्मूला होता है हमारा AB = क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की जगह तो कितना डाल दो रूट का 10, x2 4, x1 3 और y2 1, y1 x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो रूट से तो ये काट दो, इधर बच गया 10, इधर बच गया 4 में से 3 गया 1, और ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10। अच्छा ये रूट कट गया है तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, x² 2x। अब इसे सीधा कर लो, x² पहले 2x बाद में, ये पीछे लिख दो, और ये 10 जो है इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 0,
इधर एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो भाई, पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 8x स्क्वायर और ये आएगा 4 और 2 के पहाड़े में। ठीक है, देखो 4 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x। देखो 4 और 2 को सॉल्व करेंगे ना जब प्लस माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा और 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब यहाँ से ग्रुपिंग कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन, x माइनस 4, दोनों जब डब्बे सेम आ जाएं समझ जाना कि हम सही कर रहे हैं। x प्लस 2, अब इन्हें 0 के बराबर अगर रखेंगे तो ये माइनस का है उधर जाके 4 हो जाएगा, और इसको भी 0 के बराबर अगर रखेंगे तो ये उधर जाके माइनस का कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं कि माइनस का 2 है, माइनस का 2 तो है, तो 4 में से अगर 2 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे x तो x माइनस 4, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू, ये वो वैल्यू है x की जो यहाँ पर पूछी थी, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो ये थ्योरम है, ये इसको देखो तुमने काफ़ी बार किया होगा सभी स्टूडेंट्स ने, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है, इसमें सिर्फ लिखना ही लिखना है। इसके अगले वाला ये आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये इजी है ना, कोई टफ तो है नहीं। इसको बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये। इसकी जगह √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, कितना भी हो, इरेशनल नंबर है ये, कंप्लीट आपको शो ही वो लिखने का ही काम है इसमें सारा। ठीक है, इसके बाद है हमारा 34। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो वीडियो ना ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो ना, वो तो मैं आप ही के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड एंड टफ हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये भी करवा दूँगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। चलिए उसके बाद क्या करा है, प्रूव दैट, ये वाली चीज़ को सॉल्व करके ऐसा लेके आना है। ठीक है, ये 8.3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये उसी का ही क्वेश्चन है 34। देखो कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा है और cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इधर है आपका sec स्क्वायर थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई और cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय LHS, मतलब इधर वाली चीज़ लेंगे tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका होता तो है वैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ओनली tan स्क्वायर चाहिए ना, तो ये जो प्लस का 1 है ये उधर भेज दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, तो जहाँ tan है वहाँ पर क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही cot स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला है। cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से cot को अगर अकेला करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये प्लस का 2 का 2। अब देखो -1 2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 प्लस वाले 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इससे ये दोनों कट गए। अब बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। अब sec को क्या लिख सकते हो, 1 cos स्क्वायर थीटा, cosec को लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लो दोनों का, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करो, देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और नीचे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब 1 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, बीच में कोई निशान नहीं मतलब डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई, और 1 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। अब आगे पीछे से परेशान मत हो जाना कि cosec आगे क्यों आ गया और ये sec यहाँ पर आगे क्यों है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है कि एक टावर है, उसके शीर्ष से टावर के आधार की सीधी रेखा में
दो कारों का अवनमन कोण, यदि दोनों कार टावर के एक ही तरफ हैं तथा उनके बीच की दूरी 100 मीटर है तो टावर की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसका फिगर बनाते हैं। क्या इसका अथवा? नहीं, इसका अथवा तो नहीं है, इसका फिगर बनाते हैं। ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो फिगर इसका बनाते हैं, ये जगह यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, ये जगह चलो रफ काम कर लेंगे, इधर यहीं बना लेते हैं 35। तो 35 में क्या कह रहा है कि एक टावर ले लो। ठीक है, यह है टावर और ऊर्ध्वाधर टावर के शीर्ष से टावर के आधार की एक सीधी रेखा में, ये टावर का आधार है। ठीक है, ये टावर का आधार हो गया। सीधी रेखा में दो कारों का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, एक कार मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, और एक कार मान लो यहाँ कहीं है, कुछ ऐसा। तो इनका जो अवनमन कोण है वो 45 और 60 है। जो पास वाला है वो 60, जो दूर वाला है वो 45। बड़ा एंगल हमेशा नज़दीक लेना, हमेशा याद रखना। ठीक है, और क्या कह रहा है, दोनों कारें टावर के एक ही तरफ हैं। अच्छा, दोनों कारें इधर ही हैं और उनके बीच की दूरी 100 है। अच्छा, इनके बीच की दूरी मतलब ये वाला हिस्सा 100 मीटर है। और तो टावर की ऊंचाई निकालो, मतलब ये निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेना, माना टावर की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ऐसा कह देना। अब इसका नामकरण कर लो A B C D। तो सबसे पहले आप बात करो, अच्छा टावर की ऊंचाई पूछी है और ये इतना हिस्सा गिवन है, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं। इस ट्रायंगल में S तो हमने मान लिया, इसे भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो इसे लेट से X कह देते हैं। चलो, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पास वाले ट्रायंगल में A B C में। ठीक है, इन ट्रायंगल A B C में बात कर रहे हैं। तो मान लो H निकालना है, X निकालना है, कुछ भी, यहाँ तो दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं ये बोल के चलता हूँ कि मान लो जो मुझे निकालना है H, ऊपर रख दिया मैंने, गिवन है X। ठीक है, वैसे तो ये माना ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये गिवन है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, लल्ला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये क्या है आपका लंब, ये क्या है आधार, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, दोनों ही tan बनते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, tan 60। तो यहाँ से h अपॉन में x और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, √3x। ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही क्या करो, अब के लो बड़ा ट्रायंगल, तो बड़े ट्रायंगल को क्या लिख लो, इन ट्रायंगल ABD में क्या करो, मुझे h ही निकालना है। फिर से मानो कि मुझे h ही निकालना है और ये मुझे गिवन है, तो जो गिवन है उसको नीचे रख लो x + 100। और वही एंगल देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनेगा, tan। इस बार tan 45 क्योंकि एंगल बढ़ा लिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ h अपॉन में x + 100, h अपॉन में x + 100 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो कि h = ये देखो, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h एकम h, इसको इससे करेंगे तो x + 100। ठीक है, ये आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, h तो दोनों में बराबर ही होगा ना। यहाँ पर h की वैल्यू मान लो ये आई है और यहाँ पर h की वैल्यू ये आई है, तो ये तो आपस में तो बराबर ही होंगे दोनों। तो क्या करेंगे, h की वैल्यू ये वाली x + 100 और इधर आई है √3x, यही आई है, हाँ यही आई है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, यहाँ से √3x और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर क्या होगा आपका 100। ठीक, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ले लो आप कॉमन x, यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया आपका 1। ठीक है, और इधर 100। जब x की वैल्यू निकालोगे तो इस 100 के नीचे पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी,
निकल आई एक्स की वैल्यू। लेकिन कभी भी हम रूट में ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, हर का परिमीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर वो करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 -1, ऊपर कर दो √3 +1 और इधर भी √3 +1। तो ये तो हो जाएगा 100 √3 +1 और नीचे हो जाएगा a - b a + b, मतलब √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इससे तो ये कट जाएगा, 3 में से 1, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 100 √3 1 और इधर नीचे 2। अब इससे ये कट कुटा के कितना आ जाएगा 50 √3 + 1, ये आ गई x की वैल्यू। x की आई है ये अभी, लेकिन पूछी नहीं थी x की, पूछी क्या थी, हाइट पूछी थी। देखो ये आई है ये वाली, लेकिन हमसे तो ये पूछा था ना। तो अब ये वाली जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में डाल दो, देखो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखो, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, √3x, यही तो है। ये देखो √3x, तो यहाँ से क्या करो, h का h रहने दो, √3 और x की वैल्यू ये जितनी भी आई है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ से एक स्टेप चलो यहीं पर ही लिख देते हैं, 50 √3 + 1, ये डब्बे में अंदर है और फिर ये बड़ा डब्बा। अब यहाँ पर एक काम करो क्या, कि पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 50 को इससे करो तो 50 √3 प्लस इसको करेंगे तो 50। अब उसको इससे करेंगे, देखो यहीं पर ही कर देते हैं इसको। ठीक है, देखो √3 को अगर इससे करोगे, अगर √3 को इससे करोगे देखो 50 का तो 50 ही रहेगा, लेकिन ये √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3। ठीक, प्लस अब √3 को अगर 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 √3, तो ये कितना हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50 √3। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 50 कॉमन, तो यहाँ से 50 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा √3। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी h की, ये h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली h की वैल्यू आ गई जो सॉल्व करके आई है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद इसका कौन सा क्वेश्चन बचा है अभी, 35 36। अब देखो 36 क्या कह रहा है, 36 आपका स्टैटिक्स वाले से आया हुआ है। 36 क्या कह रहा है, एक विद्यालय की एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक, यानी कि लड़कों का जो मीन है, मीन मीन्स ये जो लड़कों का मीन है इसको 1 कह दो ऐसे, ये 71 है। और जो लड़कियों का मीन है, लड़कियों के मीन को कह दो 2, ये है 73। और इस विद्यालय में औसत अंक, यानी कि पूरे विद्यालय में, भाई पूरे विद्यालय में औसत अंक का मतलब होता है x1 और x2, इन दोनों का जो मीन है वो 71.8 है, वो इतना इकट्ठा है। और क्या करा, परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों से अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसके लिए देखो मीन का एक कंबाइंड फार्मूला होता है, जब 2 मीन होते हैं ना तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 36। देखो ठीक है, कंबाइंड मीन का एक फार्मूला होता है, वो होता है n1 मीन 1 n2 मीन 2 अपॉन में n1 n2। ठीक है, तो ये देखो कंबाइंड जो मीन है वो कितना गिवन है, कंबाइंड जो मीन है वो 71.8 है, 71.8। और ये n1 तो पता ही नहीं, लेकिन ये पता है हमें कितना है 71, और n2 नहीं पता, लेकिन x2 पता है 73, नीचे n1 n2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर इससे करेंगे तो 71.8 n1 और 71 को इससे भी तो करेंगे तो 71.8 n2, और इसको इस पूरे से कर देंगे तो देखो 71 को अगर देखो 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप 71 को n से करो, 71 n1 73 n2। ठीक है, अब क्या करो 73 n2 और ये n2, ये छोटा वाला ये इधर ले आओ, 71.8 n2 और इधर क्या है 71.8 n1 और ये वाला इधर ले आओ। कुछ नहीं किया मैंने, n1 एक तरफ और n2 एक तरफ। अब 71.8 में से 71 जाएगा तो क्या बचेगा 0.8 n1, घटा के देख लेना। इसमें से अगर ये जाएगा तो देखो 73 में से अगर 72 जाएगा 1 बचेगा और उसके बाद 2, हाँ इतना और बच जाएगा, यानी कि 1.2 n2।
अब क्या करो, n1 के नीचे ये वाला n2 आ जाएगा और इधर 1.2 के नीचे ये आ जाएगा 0.8। ठीक, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा दो क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा दो क्योंकि इसके बाद भी एक है, इससे ये कट जाएगा। अब n1 अपॉन में n2 बचा क्या, 12/8 कट रहा है क्या, 4 दूनी 4 तिया भाई, n1 रेशियो n2 कितना आ गया 3:2। बस ये रेशियो पूछी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 36। अब देखो 36 का अथवा है, ये तो देखो बहुलक वाला है, मोड वाला है, बहुत ईजी, अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, ये आपके लिए नया सवाल था। ठीक है, ये वाला नया क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ये भी आपको अपने आप ही करना है। ये थ्योरम है 6.1, एज इट इज़, जैसे आपने याद की हो ना, जैसे आपने प्रैक्टिस की हो, बिल्कुल करिए आना। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो सिद्ध करो कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में काटेगी। 6.1 थ्योरम है ये। ठीक है, तो थ्योरम को तो एज इट इज़ कर देना आपको। उसके बाद क्वेश्चन है 38। 38 क्या कह रहा है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, मतलब ये वृत्तखंड यानी कि ये माइनर सेगमेंट है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो फिगर समझते हैं पहले तो। 38 एक बना लेते हैं सर्कल, और उस सर्कल में इस टाइप से कोई जीवा है और यहाँ सेंटर है। ठीक, और इसमें क्या करें, इसकी रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, तो इधर भी 20 हो जाएगी, ये O होगा बीच में। और क्या कह रहा है, बीच में एंगल कितने का बन रहा है 60 का। ठीक है, पूछ कह रहा है लघु वृत्तखंड, यानी कि इसे बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट। एक तो ये पूछा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक, और दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि मेजर सेक्टर, वो ये है मेजर सेक्टर, हाँ वो ये है, ये वाला, ये पूरा का पूरा। तो कैसे निकालोगे, ये निकालने की देखो इसमें क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, पूरे सर्कल का निकालेंगे, पूरे सर्कल में से ये वाला घटा देंगे, तब ये आएगा मेजर सेक्टर का। ठीक है, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा 60 है, 360 पाई की जगह 3.14 और r की जगह 20 × 20। इसको हटा लो, नीचे 100 कर लो। ठीक है, इस वाले जीरो से और इन दोनों जीरो से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, देखो यहाँ इससे ये भी कट जाएगा, 6 1 कम 6 छिक्के 36। अब जो बच गया देखो, 2 1 कम 2 तिया 6। ठीक है, 2 1 कम 2 तिया 6, और बचेगा कुछ नहीं। अब देखो मैं आपको पहले यहीं समझा दूँ, नहीं तो अगले पन्ने पे आप पजल ना हो जाओ कहीं। यहाँ सब कटने के बाद नीचे क्या बचा 3, नीचे क्या बच गया 3, और ऊपर इधर क्या बच गया 314 और 2, और नीचे बच गया 3, इतना बच गया। ठीक है, अब इसको क्या ही कर लो आप, ये हो जाएगा 314 628 और नीचे 3, इतना रहने दो। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। उसके बाद निकालते हैं अब ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये नई चीज़ समझ लो कि जब भी थीटा यानी कि एंगल वाला ट्राइंगल होगा ना, उसके लिए आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 का 1/2, r क्या है आपकी रेडियस 20 × में 20, साइन थीटा कितना है, साइन और थीटा क्या है 60। अब इससे तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। थोड़ा देख लेना इसको अच्छे से, √3/2 ही है। अब इससे देखो ये भी कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 100 100 10 10 मतलब 100 हो जाएगा। 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। ठीक।
ठीक है। और अब देखो, अब किसका निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। पीछे कितना आया था, पीछे आया था 628 3, 628/3 माइनस 100√3। अब यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है ना, यहाँ भी लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा 628 माइनस 300√3। ये देखो 100 या 300 और नीचे कितना आ जाएगा 3। इतना ही छोड़ दो, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद क्या कह रहा था, इसका भी तो निकालना एरिया इसका, तो क्या करोगे, बड़े सर्कल का निकालो और उसमें से ये एरिया ऑफ सेक्टर घटा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई r², पाई की वैल्यू 3.14 और r क्या है 20 × 20, इसको हटा दो, 100 लगा दो। इन दोनों के ज़ीरो से ये दोनों चले जाएंगे, 314 × 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का कैसे निकालेंगे भाई, 1256 में से पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर घटा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, ये वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला है 628/3, 628/3। अब इसको आप अपना सॉल्व कर लेना। देखो क्या ही करोगे, एक काम करते हैं, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 लगा लेते हैं, एलसीएम लेके कर लेते हैं। हो जाएगा 3 छक्के 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और यहाँ 628 और नीचे 3। अब ये घटा लो, 3 7 6 8, 6 2 8, ये हो जाएगा 0, ये 4 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएगा 1, 31 40, 31 40 अपॉन में 3, कट रहा हो तो काट ले।